नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर आपका एनकेएस बायोलॉजी परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी, जिसमें अपने टॉपिक जो हम बात कर रहे थे एनिमल किंगडम वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पोर्शन लेंगे और उसमें पढ़ेंगे डाइजेशन, मानव में पाचन। डाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो टॉपिक है वो हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। जो पहला टॉपिक दिया हुआ लैब असिस्टेंट के टॉपिक में सिलेबस में वो है डाइजेशन। चलो भाई स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 डाइजेशन। डाइजेशन हम वैसे तो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो हम पढ़ रहे हैं कोई से भी एग्जाम के लिए हम पढ़ते हैं, तो आप लोग हर स्टूडेंट या जो भी सामने वाला जो पढ़ रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला जो पढ़ाने वाला है वो आपको सब कुछ पढ़ा दे। बेटा ऐसा नहीं होता। आपका एग्जाम 12th लेवल का है और डाइजेशन यहीं खत्म नहीं हो जाता। यदि आप आफ्टर 12th जो एमबीबीएस करने जाएगा तो वो अलग पड़ेगा, जो सिंपल बीएससी करेगा, बीएससी में बॉटनी और जूलॉजी लेगा तो वो जूलॉजी में अलग पड़ेगा। देन उसके बाद में जो एमएससी जूलॉजी करेगा तो वो उसको और ज़्यादा डिटेल में पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 12th में जो 11th की पुरानी एनसीईआरटी में जितना डाइजेशन दिया हुआ था हम उतना ही एक्सप्लेन करेंगे और उतना ही समझेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में उतना ही आने वाला है। तो आप लोग प्लीज सामने वाले से कभी ये एक्सपेक्ट मत किया करो कि हमको ये सारा पढ़ा दे, या सर वो सारा चाहकर भी नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि हायर क्लासेस में जाके आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और मुझे जहाँ तक मुझे लगता है जो मेरा वीडियो देख रहा है वो हायर स्टैंडर्ड वाला एमएससी वाला बच्चा होगा। एमएससी या ग्रेजुएशन वाला बच्चा तो होगा ही होगा। ये नहीं कि जो 12th पास होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे जो 12th ही दे रहे होंगे, 12th एग्जाम पास आउट करके आए होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल लो लेवल का नहीं है कि भाई हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है जहां तक है, क्योंकि वैकेंसी 12th प्लस की है। कहाँ की है? 12th पास आउट की है। तो 12th तक तो नॉलेज सबको है हर एक चीज़ को समझाना, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारी पकड़ वहीं से है। बस खास खास चीज़ें क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हम उन पर फोकस कर रहे हैं। मैं पूरे चैप्टर फोकस नहीं करूंगा, मैं फोकस करूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं। चलिए भाई, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने जो सिलेबस में दिया है डाइजेशन इन ह्यूमन है। देखिए, हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता। मतलब हम जो फूड ऑब्टेन करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारा जो शरीर है डायरेक्ट उनको वैसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो बड़े मॉलिक्यूल है, उनको तोड़ना पड़ेगा एंजाइम की वजह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, फिर हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब करेगी। चलिए भाई, अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अब पाचन तंत्र में क्या क्या इंक्लूड है? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल और देन एसेसरी ग्लैंड्स या सहायक ग्रंथियां। आहार नाल कौन सी? माउथ से लेकर एनस तक जो होती हैं, और इसके बीच में आने वाली ग्लैंड्स है। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे, एक तो आहार नाल को पढ़ेंगे और ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आहार नाल। देखो, ये है माउथ और यहां पर ये इसोफेगस जिसे हम ग्रसिका बोलते हैं, और ये है अमाशय। अमाशय फिर क्या बनता है? यहां पर ये आगे जाके बनाता है अपनी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, साइड में तो बहुत लंबी होती है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, कॉम्पैक्ट हो रही है। फिर है बड़ी आंत, फिर मलाशय, रेक्टम, और फिर गुदा। तो ये होगी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। लेकिन अब इसमें ग्लैंड्स दी हुई है, ये रही यहाँ पर ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये रही ग्लैंड्स जो क्या करती है, सलाइवा का सेक्रेशन करती हैं। यहाँ पर ये है लीवर, ये भी सबसे बड़ी ग्लैंड्स है। यहाँ पर है गॉल ब्लैडर, ये पित्ताशय जिसको हम बोलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर है ये अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्लैंड्स हैं और साथ में एलिमेंट्री कैनाल, ये पार्ट है बस ओनली। अब आहार नाल पढ़ते हैं। आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्चिम भाग में कहां तक? गुदा तक से होती है, बाहर खुलती है। मुख गुहा में खुलता है। माउथ कहाँ खुल रहा है? माउथ कैविटी के अंदर। मुख गुहा में कई दांत होते हैं और एक पेशीय जिह्वा होती है, टंग होती है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होते हैं। इस तरह की व्यवस्था को गर्ददंती कहते हैं, थिकोडोंट। तो याद रखना कि ह्यूमन में किस टाइप के दांत पाए जाते हैं? थिकोडोंट।
मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत आते हैं, स्थायी, अस्थायी, जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, जो वयस्कों में स्थायी दांत से क्या होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस तरह के दांतों की व्यवस्था को द्विबार दंती कहते हैं। दो बार आने वाले दांतों को हम क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। आप लोग मुझे कमेंट में आंसर करके बताना कि ह्यूमन के अंदर मिल्क टीथ के नंबर कितने होते हैं, कितने होते हैं मिल्क टीथ के नंबर बताने हैं आप लोगों को। तो हमारी जो टीथ है, थिकोडोंट है, डाइफोडोंट है, साथ में हेट्रोडोंट है। हेट्रोडोंट विषम दंती मतलब सारे दांत एक जैसे नहीं है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से टीथ होते हैं, आगे वाले 1, 2 जिसको बोलते हैं इंसाइजर, फ्री कैनाइन होता है, फ्री 4, 5 क्या होते हैं, प्री मोलर, 6, 7, 8 कौन से होते हैं, मोलर। तो यहाँ पर 4 टाइप के हमारे टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर। चलें देखो इधर, वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं। क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से स्टेबल या परमानेंट टीथ, तो परमानेंट कितने हैं अपने, 32 टीथ हैं। इनके 4 प्रकार होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मोलर पीछे वाले होते हैं 3, ठीक है, याद रखना। ऊपरी व निचली जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था कैसी होती है, ICPM, ICPM। एक दंत सूत्र जो वयस्क मनुष्य का होता है वो है कितना, याद रखना, 21, 23, 21, 23। बेटा 21, 23 ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, नीचे वाले को भी डबल करते हैं। ऊपर आता है 16, नीचे आता है 16 अपॉन इज इक्वल टू क्या होता है, 32। इन दोनों को जोड़ने पर 32 आता है। इस तरह से ये अरेंज होते हैं। इनेमल से बनी दांतों की चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। देखो टीथ पर सबसे हार्डेस्ट या ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है वो होता है इनेमल, जो कवरिंग होती है कहां पर, टीथ पर। मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं इन नंबर में। डेवलप्ड 8, 6 to 7 मंथ ऑफ बर्थ, कब होते हैं, बर्थ के 6-7 महीने बाद। दे आर द रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। परमानेंट टीथ कितने हैं, 32, और मिल्क टीथ कितने हैं, 20। तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। जी वाह। अब माउथ कैविटी में क्या है, टंग है, जो क्या है, फ्रीली मूव करती है। किसकी बनी हुई है, मसल्स की बनी हुई है, जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के अधर से जुड़ी होती है। फ्रेनुलम क्या होता है, देखो ये तो है टंग, ये है टंग, और ये यहां जुड़ी हुई है, यहां पर देखो ये तो है टंग, लेकिन यहां वाला पोर्शन इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेनुलम। तो ये फ्रेनुलम से जुड़ी हुई है, ये रहा फ्रेनुलम, ठीक है, इससे जुड़ी हुई है। जीवा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिसे पेपिला बोलते हैं हम लोग, और जिनमें कुछ स्वाद कलिकाएं भी होती हैं। पेपिला पर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो हमें अलग अलग टेस्ट के अनुभव कराते हैं। मुख गुहा में एक छोटी ग्रसनी में खुलता है, किसमें खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है। माउथ कैविटी के अंदर क्या, माउथ कैविटी कहां खुल रही है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। तो अब ये जो ग्रीन पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये है नेजोफेरिंग्स, ये येलो पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये है ओरोफेरिंग्स, और नीचे वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो है हाइपोफेरिंग्स। तो 3 पार्ट होते हैं ग्रसनी के, नेजो, ओरो और हाइपो। जो वायु व भोजन दोनों की का एक ही पथ, अस्थि में घाटी ढक्कन भोजन को निकलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। अब ध्यान देना, यहां पर ये वाला पोर्शन इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये पोर्शन क्या है, एपिग्लोटिस। जब भोजन आता है तो ये यहां पर बंद हो जाता है और इसको श्वास नली में जाने से रोकता है। भोजन कहां जाता है, इसोफेगस में, ग्रसिका में जाता है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस क्या होता है हमारा, ग्लोटिस हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसके ऊपर वाला पोर्शन होता है, और एपिग्लोटिस क्या है, ऊपर वाला पोर्शन है जो फूड पार्टिकल को विंड पाइप में, वायु मार्ग में जाने से क्या करता है, रोकता है। ग्रसिका एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष तथा मध्य पट से होती हुई, डायफ्राम वगैरह से होती हुई पश्चिम भाग में जे आकार की थैलीनुमा आमाशय में खुलती है। ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक पेशीय अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है, स्फिंक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर। अब फेरिंग्स दिया हुआ है, देखो ये रहा, मैंने बताया था ना ये पोर्शन इधर जा रहा है, जो ये है एपिग्लोटिस। क्या ही है, एपिग्लोटिस।
कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों का कॉमन पाथवे कौन सा है? फेरिंग्स है। When food material pass through the pharynx, the cartilaginous epiglottis close the glottis. Epiglottis किसको क्लोज करता है? ग्लोटिस को। ग्लोटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स है। एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रेकिया, ट्रेकिया में फूड को जाने से रोकता है। कौन? एपिग्लोटिस। एसोफेगस ये रही, ये फूड आ रहा है और यहां से लेकर यहां तक मूवमेंट कर रहा है फूड, ये फूड यहां आ गया और ये है स्फिंक्टर। यहां पर क्या है? सर्कुलर मसल रिलैक्स और ये है स्फिंक्टर। और ये पोर्शन किसका है? ये हमारा स्टमक है और यहां पर भी स्फिंक्टर होते हैं, दो स्फिंक्टर आपके यहां पर है। अब किसकी बात करेंगे? स्टमक की। स्टमक में कौन कौन से पार्ट होते हैं उनकी वॉल्स की बात करेंगे। देखिए भाई यहां पर अमाशय गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है, को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है, ये वाला, ठीक है, जिसमें क्या होती है? ये जठरागम जिसमें ग्रसिका एसोफेगस ओपन होती है। दूसरा है फंडस, ये मुख्य क्षेत्र है, और जठराग्नि भाग जिसके छोटी आंत में निकास होता है। तो ये है फंडस, ये पूरा फंडस। जठराग्नि ये वाला पार्ट है जो किससे जुड़ रहा है? ये छोटी आंत से जुड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये वाला रीजन क्या है आप लोगों का? ये है नॉर्मल फर्स्ट फंडस, सॉरी ये वाला है आप लोगों का स्टार्टिंग वाला जो जिसको हम बोलते हैं जठरागम भाग, और फंडस क्षेत्र ये रहा, फंडस इनको बोलते हैं, फंडस रीजन। देन छोटी आंत 3 भाग में होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पर सी आकार की ग्रहणी, कुंडलित मध्य भाग, अग्र शुद्रांत तो लंबी कुंडलित शुद्रांत, अमाशय का ग्रहणी में निकास जठराग्नि अवरोधी द्वारा नियंत्रित होता है। देखो यहां से ये वाला पार्ट कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से हैं? डायडुनम, जेजुनम और इलियम। ये वाला पोर्शन जो सी शेप्ड है इसको बोलते हैं डायडुनम, और ये वाला पोर्शन जो कॉम्प्लेक्स है उसको बोलते हैं जेजुनम और इलियम। डीजेआई, डायडुनम, जेजुनम और इलियम। तो यही बोल रहा है ये। मध्य भाग को हम क्या बोलते थे? जेजुनम। आगे वाला भाग होता था उसको क्या बोलते थे हम? ड्यूडेनम। और लास्ट वाला इलियम। तो वही पार्ट यहां बोल रहा है जो अंधनाल मतलब हमारी बृहद बड़ी आंत में और मलाशय से बनी होती है। अंधनाल एक छोटा सा थैला होता है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। अंधनाल से एक उंगली जैसा प्रवर्ध या परिशेषिका, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? बोलो भाई, अवशेषी अंग बोलते हैं, अपेंडिक्स। जो एक अवशेषी अंग है, अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है। अंधनाल कहाँ खुलती हैं? बड़ी आंत में खुलती हैं। वृद्धआंत्र 4 भागों में विभाजित होती है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही भाग और सिग्मांग वृद्धांत्र। आरोही भाग मलाशय में खुलता है। आरोही, अवरोही नीचे वाला पार्ट है जो मलाशय में खुलता है और जो मलद्वार एनस द्वारा बाहर निकलता है। इन्होंने पूरा डायग्राम इन्होंने बता दिया है। ये क्या है? बड़ी आंत, ठीक है। तो ये रही बड़ी आंत के पार्ट कौन कौन से हैं? ये तो छोटी आंत के कौन से थे हमारे पास में? ये रहा ड्यूडेनम, देन इसके बाद में जेजुनम और इलियम। अब ये किसके पार्ट है? सीकम, रेक्टम। ये छोटी आंत के ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत के पार्ट ये रहे कौन कौन सा? सीकम, देन असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन एंड डिसेंडिंग कॉलोन एंड पेल्विक कॉलोन, एंड ये रेक्टम और ये है एनस। तो ये हमारे पार्ट हो गए किसके? लार्ज इंटेस्टाइन के। सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम, it is well developed in herbivorous but very small in man। जो herbivorous animals है ना उनमें सीकम वेल डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेलुलोज का डाइजेशन करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अराइजिंग फ्रॉम द सीकम इज अ फिंगर लाइक वेस्टिजुअल ऑर्गन इज कॉल्ड वर्मीफेरेक्स अपेंडिक्स। Colon consists of ascending loop, transfer colon and descending loop. This is ascending, transfer and descending. Rectum, pelvic colon lead to rectum that open out anus. By anus के थ्रू बाहर खुलता है। Anus is a graduated by anal sphincter. Circular voluntary muscles होती हैं कहाँ पर? anus के वहाँ पर।
अब यहां पर इन्होंने बात कर ली किसकी, एक पूरी एलिमेंट्री कैनाल की पाथवे की। अब लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी लाइनिंग होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इधर आहरनाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। कौन कौन सी लेयर होती है, 4 लेयर होती हैं, जिसे सिरोसा, मस्कुलरिस, सब मस्कुलरिस और म्यूकोसा। कौन कौन सा है बेटा, सिरोसा सबसे बाहर वाली है, देन मस्कुलरिस उसके अंदर वाली है, सब मस्कुलरिस अंदर वाली है, म्यूकोसा सबसे अंदर वाली है। तो ये आप लोगों की कौन सी है, म्यूकोसा, ये है म्यूकोसा। सेकंड क्या है, सब म्यूकोसा, देन थर्ड क्या है, मस्कुलरिस, और लास्ट वाली क्या है, सिरोसा। तो यहां 4 लेयर है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा। तो हमारी 4 लेयर है, लेकिन यहां याद करना कि मस्कुलरिस जो है उसमें 2 टाइप की क्या होती है, मसल्स होती हैं। पढ़ते हैं, सिरोसा सबसे बाहरी परत है और एक पतली मेसोथेलियम अंतरांग अंगों की उपकला है और कुछ संयोजी ऊतक से बनी होती है। कौन, सिरोसा। दूसरी, मस्कुलरिस प्राय आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मस्कुलरिस के बारे में बता रहा है कि जो आंतरिक तो वर्तुल पेशियों की बनी हुई है और बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी हुई है। तो याद रखना, आंतरिक किसकी बनी हुई है, वर्तुल, बाह्य किसकी बनी हुई है, अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी हुई है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन का पॉइंट हो सकता है आप लोगों का, तो प्लीज इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। आगे चलिए, कुछ भाग में एक तिर्यक पेशी स्तर होता है, सब म्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका, तंत्रिका युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती हैं। सब म्यूकोसा में क्या होते हैं, नर्व फाइबर होंगे आप लोगों के, कहाँ होंगे, रुधिर होगा, लसिका होगा, नर्व फाइबर होंगे, मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती हैं। याद रखना, सब म्यूकोसा के लिए बोला ही है। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। ग्रहणी कौन सा पार्ट है, ग्रहणी आपकी छोटी आंत है उसका ड्यूडेनम वाला पार्ट है, तो उसमें कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो ग्रंथियां किस लेयर में पाई जाती हैं, सब म्यूकोसा में। आहरनाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है और यह स्तर अमाशय में अनियमित बले और छोटी आंत में उंगली समान प्रवर्ध निकालते हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं। इनकी ये रहे, इनके सेल पर ये माइक्रोविलाई होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। तो ये 4 लेयर, सिरोसा, देन उसके बाद में मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, 4 लेयर है। और क्या क्या है, कौन सी है, ये याद रखना। मस्कुलरिस में जो हम बात करें, बाह्य कौन सी थी, वर्तुल, और आंतरिक कौन सी है, वर्तुल, और बाह्य कौन सी है, अनुदैर्ध्य। बाह्य कौन सी है, अनुदैर्ध्य, याद रखना। अनुदैर्ध्य मतलब कल बताया था, इस तरह से काटते हैं तो अनुप्रस्थ और इस तरह से काटते हैं तो अनुदैर्ध्य। तो मतलब यहाँ क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, सब जगह लॉन्गिट्यूडनल ही है, वहां पर भी लॉन्गिट्यूडनल ही था अपना। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं, माइक्रोविलाई निकलते हैं, इस तरह के माइक्रोविलाई निकलते हैं, जिन्हें सूक्ष्मांकुर अंकुर कहते हैं, जिसमें ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं उसमें आता है। यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में कोशिकाओं का जाल फैला रहता है और एक बड़ी लसिका वाहिका वेसल्स होती हैं, जिसे लैक्टियल कहते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं। म्यूकोसा जो लेयर थी उसकी बात कर रहे हैं कि उसकी उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं, जो स्नेह के रूप में म्यूकस का श्रवण करती हैं। म्यूकोसा की जो कौन सी कलश सेल है वो क्या करती हैं, म्यूकस का श्रवण करती हैं। और म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लीबरकुहिन प्रगुहिकाएं या क्रिप्टस ऑफ लीबरकुहिन, याद रखना, भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। म्यूकोसा अमाशय में और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लीबर प्रगुहिका क्रिप्टिस ऑफ लीबरकुहिन भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस तरह से, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको बोलते हैं प्रगुहिका। ये माइक्रोविलाई के बीच वाला जो पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, ये प्रगुहिका भी क्या करते हैं, ग्लैंड्स का निर्माण करता है। ये रहे लैक्टियल अंकुर जो बोल रहे हैं, ये इसमें क्या है, केशिकाएं, ब्लड वेसल्स होती हैं। रेड वाली किसको शो कर रही है, ब्लड को, और ब्लू वाली क्या कर रही है, ब्लड कैपिलरीज एंड आर्टरीज एंड वेन्स, जो हम बोलते हैं नॉर्मली धमनियां और शिराएं, आर्टरीज और वेन्स। सभी चारों
परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण को दर्शाती हैं। चारों परतें जो आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण को दर्शाती है, अलग अलग स्तर को दर्शाती हैं। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले तो ये है ल्यूमेन, ये है ल्यूमेन, इसके अंदर ये है म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद में हमारे पास में थी सब म्यूकोसा, ये रहा सब म्यूकोसा। इस सब म्यूकोसा के अंदर आप लोगों के सर्कुलर मसल्स भी हैं एंड नर्व नेट भी है बिटवीन मस्कुलर लेयर, एंड थर्ड हमारी यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं। तो ये हमारी फर्स्ट तो है म्यूकोसा, देन म्यूकोसा के बाद में सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में ये आएगी आप लोगों की, और लास्ट वाली क्या है, सिरोसा। तो इनर मोस्ट एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्शन सेल। सब म्यूकोसा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर एडजस्ट आउटसाइड द म्यूकोसा के जस्ट बाहर होती हैं, कंटेंट नर्व एंड ब्लड वेसल्स। सब म्यूकोसा में नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। मस्कुलरिस आउटर ऑफ सब म्यूकोसा के बाहर वाला है। स्मूथ मसल्स लेयर इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इसमें दो तरह की मसल्स हैं, इनर कैसी है, आईसी याद रखना, इनर सर्कुलर होगी, और आउटर कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल, ओएल याद रखना। एंड सिरोसा क्या है, आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने आहार नाल की लेयर के बारे में पढ़ा है। आहार नाल की लेयर में 4 स्तर होते हैं, उन चारों स्तर के नाम क्या क्या है, अंदर से बाहर की तरफ पड़े म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। क्लियर? तो याद रखना, अगेन आप लोगों से ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा, चारों क्रम याद रखने आप लोगों को। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये कंप्लीट पढ़ा है आहार नाल। आगे हम इसमें लेकर आएंगे इसकी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स या सहायक ग्रंथियाँ। आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता देना।